जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है। उन्होंने अभी हाल ही में पूजा अर्चना की और साथ ही बाबा बर्फानी के दर्शन किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर में हैं। उन्होंने अमरनाथ का दौरा किया है। इससे पहले लद्दाख से अपनी 2 दिन की यात्रा शुरू की। उनके साथ इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल M.A. नरवणे भी मौजूद हैं। हमने देखी MM नरवणे भी मौजूद हैं और ये जो सीधी तस्वीरें हमने देखी हैं ये आप अमरनाथ से देख रहे हैं। यहाँ पूजा अर्चना की गई है और सम्मानपूर्वक आरती की गई और साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरें बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु लगातार पहुंचते हैं और अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं उसकी समीक्षा भी की जाएगी। हम देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जहां पर पूजा अर्चना की गई, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए बाबा बर्फानी को। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लाखों जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं और माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से बर्फ की बूंदें पड़ने से ये शिवलिंग बनता है और बहुत अहम, खास तौर पर जब हम श्रद्धा का जिक्र करते हैं श्रद्धालुओं को लेकर, आप देखते हुए सीधी तस्वीरें अमरनाथ यात्रा की समीक्षा को लेकर और अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त वहां पर पहुंचे थे और पूजा अर्चना की गई, आरती की गई और अमरनाथ की गुफा की जो पवित्र भूमि है उसका दर्शन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अमरनाथ की गुफा पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ बर्फ की बूंदों से, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। इसके दर्शन के लिए हर साल लगातार श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और इस गुफा में पार्वती शक्तिपीठ भी स्थित है जो 51 शक्तिपीठों में। ये सीधी तस्वीर है अमरनाथ गुफा की जो प्राकृतिक रूप से शिवलिंग हम देखते हैं बर्फ की बूंदों से बनता है और इसी के दर्शन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ की गुफा पहुंचे और यहां पर उन्होंने दर्शन किए बाबा बर्फानी के। उनके साथ मौजूद थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और आर्मी जनरल MM नरवणे। अपने आप में काफ़ी अलौकिक पल और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं धार्मिक आस्था की, हम बात करते हैं उस अलौकिक सौंदर्य की जिसका दर्शन करने के लिए हर साल लाखों के रूप में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सेंसिटिव इश्यू फोन टेपिंग अगर किया गया है, क्या ये एक संवेदनशील और एक कानूनी विषय नहीं है? इज इट नॉट अ सेंसिटिव एंड अ लीगल इश्यू? इसका जवाब कौन देगा? थर्ड, अज्यूमिंग दैट यू हैव टेप्ड फोन्स, द क्वेश्चन इज, प्रश्न है कि वॉज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलोड? जो फोन टेपिंग होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर मैं लेके आया हूं, ये प्रोसीजर से आपको अवगत भी कराऊंगा। क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको कांग्रेस की सरकार ने फॉलो किया? ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या? क्या द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वे फॉलोड? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा करना अनिवार्य होता है। ऐसे में प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी की गई कि नहीं। चौथा विषय, क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने आप को विपरीत परिस्थिति में पा करके येन केन प्रकारेण अपने सरकार को बचाने के लिए गैर संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल किया? क्या ये हम कह सकते हैं आज, और ये अशोक गहलोत जी से सवाल है, राहुल गांधी जी से सवाल है, सोनिया जी से सवाल है, कि राजस्थान में अपने आप को कॉर्नर्ड पाके, अपने आप को पीछे पाकर, अपने आप को कहीं ना कहीं डूबता हुआ पाकर आपने ये न केन प्रकारेण कोई भी हम हथकंडा अपनाएंगे मगर किसी भी कीमत पर दूसरों को धमकाएंगे और कानून को ताक पे रख के काम करेंगे, ये किया कि अशोक गहलोत जी ने और आपकी सरकार ने? ये भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता जानना चाहती है। पांचवा विषय, क्या राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति जिसका कोई भी सरोकार राजनीति से है, चाहे वो किसी भी दल का या गुट का हो, उसका फोन टेप किया जा रहा है क्या? एनी पर्सन हु मे बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल ग्रुप इन राजस्थान is
his or her phone being taped in Rajasthan government is the question that we are asking today. ये बहुत कैटेगोरिकल क्वेश्चन है, ये एक पार्टी का विषय नहीं है. किसी भी पार्टी से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है. क्या उन सबके फोन टेप हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास फिलअप्स आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि बहुत गैर संवैधानिक काम राजस्थान में किए जा रहे हैं. और अंतिम प्रश्न है कि इज इट नॉट अ सिचुएशन ऑफ एन इमरजेंसी इन राजस्थान, अ व्हील्ड इमरजेंसी इन राजस्थान? अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में आज इमरजेंसी लगाया नहीं गया है क्या? ये जो अप्रत्यक्ष रूप से आप जिस प्रकार फोन को टेप करना, उन लोगों के प्राइवेसी के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं सब कुछ ऑथेंटिक है, सीना ठोक के बोल रहे हैं, तो ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों लगी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास भी है फोन टेपिंग को लेकर, बगिंग को लेकर. ये तो विधायक और सांसद तो छोड़िए, उनके मंत्रियों के बीच में पी चिदंबरम और पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी के बीच में किस प्रकार का एक युद्ध चला था बगिंग को लेकर, यह आपने देखा था. आपने यह भी देखा था कि किस प्रकार राष्ट्रपति भवन को भी बग किया गया था और किस प्रकार उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को अपने लॉन में आके बात करना पड़ता था, क्योंकि राजीव गांधी ने क्या किया था. तो इनफैक्ट जथा पिता तथा पुत्र, जिस प्रकार उस समय ये बगिंग इत्यादि करके अपने ही लोगों को गिराने की कोशिश की जा रही थी, क्या वही इतिहास दोहराया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? अब मैं एसओपी के बारे में बात करूंगा. जो फोन टेपिंग को लेकर एसओपी थी, ये जो डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूं, ये 2019 नवंबर में गृह मंत्रालय द्वारा भारत के पार्लियामेंट में, भारत के संसद के पटल पर एक प्रश्न के उत्तर में रखा गया था कि एसओपी क्या है. मैं कोट करता हूं, government didn't give blanket permission to any agency for the interception or monitoring or decryption, and permission for competent authority is required as per the due process of law and rules in each case. 10 central agencies can intercept telephone communications provided they have the Union Home Secretary's prior permission to do so. Section 69 of the Information Technology Act, the IT Act 2000, empowers the central government or a state government to intercept, monitor, or decrypt informations generated, transmitted, received, or stored in any computer resource in interest of the sovereignty or integrity of India. This phone taping can be done only by authorized agencies as per due process of law and subject to approved safeguards and standard operating procedures. Each case is also reviewed by a committee chaired by the cabinet secretary in case of central government and chief secretary of state concerned in case of a state government. और जो 10 competent agencies हैं उनका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो CBI, ED, Narcotics Control Bureau, Central Board of Direct Taxes CBDT, Directorate of Revenue Intelligence, National Investigation Agency NIA, RAW, Directorate of Signal Intelligence and दिल्ली पुलिस कमिश्नर. हमारा सवाल है कि क्या ये एसओपी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने फॉलो किया? बिकॉज ये नॉर्म्स लेड किया है इंडियन पार्लियामेंट ने, इसको बनाया इंडियन पार्लियामेंट ने है, हमारे लॉ मेकर्स ने है. द डिमांड ऑफ भारतीय जनता पार्टी, अंत में हम डिमांड रखते हैं तत्काल इसकी प्रतिक्रिया राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री दे. जिन सवालों को हमने आज राजस्थान की सरकार के सामने रखा है एसओपी को लेकर, उस विषय में तत्काल प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्योंकि यह एक संवैधानिक विषय है. दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है. क्या एसओपी फॉलो हुआ? फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा गया? क्या एक इमरजेंसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? इसको लेकर सीबीआई द्वारा तत्कालीन जांच हो, यह भाजपा आज डिमांड करती है. वी डिमांड अ प्रोब इनटू दिस सागा ऑफ इलीगैलिटीज एंड कॉन्कॉक्टेड लाइज बाय सीबीआई. अंत में एक छोटा सा किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हम सबसे जुड़ा हुआ विषय है. एक तो इलीगैलिटीज फोन टेपिंग को लेकर है,
दूसरी इलीगैलिटी कोरोना को लेकर है। फेयरमाउंट होटल जयपुर में विधायकों को रखा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। देखिए, कोरोना चल रहा है और कल मैं न्यूज में देख रहा था, आप सबने न्यूज दिखाया भी था कि किस प्रकार एक सिंगल डे हाईएस्ट स्पाइक राजस्थान में रहा है। लगभग 900 केस एक दिन में आए हैं। यह अपने आप में सिंगल डे हाईएस्ट स्पाइक था। ऐसी परिस्थिति में पूरे हिंदुस्तान में एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि मास्क पहनना है। हम भी मास्क लेके बैठे हैं, आप सब मास्क में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे हुए हैं। मैंने अभी मास्क हटाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। मेरे भाई संजय जी मास्क में बैठे हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। कंटेनमेंट जोन में हलचल नहीं होनी चाहिए, वहां सब कुछ फॉलो होना चाहिए। ये जो कंटेनमेंट जोन है जयपुर में, जहां इन विधायकों को रखा गया है, मीडिया ने कल तस्वीरें दिखाई कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है, कोई वहां पर कानून को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर लॉ मेकर्स लॉ ब्रेकर बन जाए, कोरोना को लेकर इस प्रकार का संदेश लॉ मेकर स्वयं दे, विधायक स्वयं दे, तो आप बताइए राजस्थान की जनता और मैं तो कहता हूं पूरी हिंदुस्तान की जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? लोग कानून फॉलो करेंगे क्या? लोग मास्क लगाएंगे? फिर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानेंगे? लोग ये तो पार्टी कर रहे हैं रिसोर्ट में बैठ के, सब लोग पास बैठे हुए हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। ये सब चीजें जो अलाउड नहीं है, जनता के लिए अलाउड नहीं है, आप कैमरे के सामने आकर विधायक होने के नाते ये सब कर सकते हैं क्या? कानून जो आप तोड़ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। वी डिमांड सीबीआई इंक्वायरी इनटू ऑल द इलीगैलिटीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप सुन रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर्स से भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को। साफ तौर पर उन्होंने कहा, जो फोन टैपिंग का मामला है उस पर उन्होंने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो एसओपी है यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसे नहीं अपनाया गया और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन राजस्थान में हुआ है या नहीं, इस पर सवालिया निशान है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी अगर मेंबर है, उसका फोन टैप किया जाता है तो इसके लिए परमिशन की जरूरत होती है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से इमरजेंसी का माहौल है राजस्थान में और सबसे अहम यह भी है कि जो एसओपी होती है फोन टैपिंग के लिए उसका पालन नहीं किया गया। और अंत में उन्होंने कहा कि जो पार्टी है वो सीबीआई जांच की मांग करती है इस फोन टैपिंग के पूरे मुद्दे पर और राजस्थान सरकार को इस पर जवाब देना होगा। और इसी पूरे मुद्दे पर हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं विक्रम, हमारे संवाददाता। विक्रम, साफ बातें जो भाजपा प्रवक्ता ने कही है कि असंवैधानिक प्रक्रिया का माहौल है राजस्थान में, साफ तौर पर फोन टैपिंग को लेकर संविधान का उल्लंघन किया गया है। देखिए, सारा मामला ऐसा है कि जो एसओजी है उनकी तरफ से कल एक मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि एक ऑडियो क्लिप जो है एक सब न्यूज चैनलों में चला कि जिसमें कि सरकार को गिराने की बात कही गई थी। तो वो सच है ऑडियो क्लिप या झूठ है, इसकी तो तथ्यों की जांच के बाद ही हो पाएगी। लेकिन साफ तौर पर इसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप लगा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी ने जो है उनकी सरकार गिराने की कोशिश की और फोन के क्लिप्स दिखा दिए हैं। वहीं बीजेपी ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो क्या फोन टैपिंग कर रही थी सारे मामले को लेकर ये, और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि इस पर मुख्यमंत्री को तत्काल जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, अगर फोन टैप होता है तो उसके एक कुछ नॉर्म्स जो है वो तय किए गए हैं, वो पार्लियामेंट में तय किए गए थे। 10 एजेंसीज जो है वो जो है केवल फोन टैपिंग कर सकती है। उन 10 एजेंसीज के भाजपा की तरफ से नाम भी बताए गए हैं कि कौन कौन सी 10 एजेंसीज हैं और उसके बाद अगर इस प्रकार से नॉर्म्स नहीं फॉलो किए गए तो कौन से नियम के तहत जो है फोन टैप हुआ है। तो साफ तौर पर अगर वीडियो क्लिप आई है तो उसकी तथ्यों की जानकारी जो है जनता के सामने आनी चाहिए, भाजपा का कहना है। कैसे भी वो क्लिप जो है कांग्रेस के पास पहुंचा, किस प्रकार से पहुंचा, ये तमाम जानकारियों के लिए बीजेपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और बताया था कि अगर फोन टैप हुआ है तो उसकी जानकारी, उसका प्रोसीजर, उसका, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है क्या
जो चुने हुए विधायक हैं या बाकी जो लोग हैं गणमान्य, उनकी भी क्या फोन टैपिंग हो रही है? बीजेपी ने सीधा सवाल पूछा है अशोक गहलोत सरकार से, क्या उनकी भी वहां पर फोन टैपिंग हो रही है? और दूसरा जो मुद्दा जो उठाया गया है भाजपा की तरफ से, वो उठाया गया है कि पूरे दुनिया में कोरोना चल रहा है, लेकिन जयपुर के होटल में सारे विधायक जो हैं सभी नॉर्म जो हैं वो तोड़ रहे हैं। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तमाम जो कोरोना के लिए जो नॉर्म्स बनाए गए हैं वो सारे नॉर्म जो हैं जयपुर के होटल में तोड़े जा रहे हैं। तो इसके लिए जनता के लिए और नियम और एमएलए के लिए और नियम कैसे हो सकता है? तो साफ तौर पर दो मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है और इस सारे मुद्दे को लेकर जो फोन टैपिंग वाला मुद्दा है, इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या प्रतिक्रिया देते हैं? बीजेपी ने मांग करी है कि तत्काल इस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम की सीबीआई जांच इस पूरे प्रकरण पर कराने की मांग की है भाजपा ने, और साफ तौर पर राजस्थान सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है कि किस तरह से राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है वो गैर संवैधानिक है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर की, जिसके निर्माण के लिए आधारशिला रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने को लेकर जो ट्रस्ट के पद अधिकारी हैं उन्होंने मंथन तेज कर दिया है। इसकी तैयारियों को पूर्ण रूप देने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। इसको लेकर अयोध्या दौरे पर पहुंचे राम जन्मभूमि परिसर के सुरक्षा सलाहकार और पीएम नरेंद्र मोदी के पूर्व सुरक्षा इंचार्ज के शर्मा और निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र, स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ बैठकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आज की बैठक के बाद मंदिर निर्माण के शिलान्यास तिथि की भी घोषणा ट्रस्ट कर सकती है। आज की बैठक अयोध्या सर्किट हाउस में होगी, जिसमें ट्रस्ट के 12 सदस्य मौजूद होंगे, जबकि 3 अन्य सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। ट्रस्ट की बैठक से एक दिन पहले अयोध्या पहुंचे के शर्मा और पूर्व आईपीएस नृपेंद्र मिश्र और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ अयोध्या के सर्किट हाउस में बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का खाका तैयार किया है। उधर अयोध्या के संत महंतों का मानना है कि ट्रस्ट जो फैसला लेगा उसे सब मानेंगे। इन सभी संतों और महंतों ने ये उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन और भूमि पूजन करेंगे। इतने वर्षों के बाद आदेश आया है भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, इसके लेकर अयोध्या के साधु संत और आम जनमानस भी एक उत्साह है कि जल्द ही भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें आए भूमि पूजन में। लेकिन ट्रस्ट की बैठक है, हम लोगों को उम्मीद हम लोग लगाए हैं ट्रस्ट की बैठक होगी, वो भी इसी स्थान पर होगी और वहाँ का एजेंडा तैयार हुआ है। एजेंडा आज दिखा दिया गया है। 18 तारीख की ट्रस्ट की बैठक में अंतिम निर्णय होगा। और अब खबर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर कोविड-19 के दौरान देश में होने वाले आगामी चुनावों के प्रचार को लेकर राय और सुझाव मांगे हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों से 31 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा। इस साल कुछ राज्यों में उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने अपने पत्र में देश में कोविड-19 के मौजूदा हालात की ओर इशारा किया। आयोग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और कुछ अन्य कानूनों के तहत दिशा निर्देश जारी कर चुकी हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को 31 जुलाई 2020 तक अपनी राय और सुझाव भेजने के लिए कहा, ताकि महामारी के दौरान होने वाले चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार किए जाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश तैयार किए जा सके। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां के अमशीपोरा गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज सुबह से मुठभेड़ हो रही है, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए। भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि शोपियां के अमशीपोरा में कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं और किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं।
खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की टीम के साथ मिलकर एक टीम तैयार की और असमीपोरा इलाके का घेराव करना शुरू कर दिया। और अब बात परीक्षाओं को लेकर। इस साल 12वीं के बोर्ड परीक्षा में पास हुए सभी जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटी में दाखिले के योग्य माना जाएगा। सभी आईआईटी के ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आईआईटी में दाखिले के जो नियम है उसमें छूट देने का निर्णय लिया गया। बोर्ड द्वारा इस साल 12वीं की परीक्षाओं को आंशिक रूप से रद्द किए जाने के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई करने के अलावा 12वीं की परीक्षा में कम से कम 75% अंक लाना या 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अपने बोर्ड के शीर्ष 20% छात्रों में शामिल होना जरूरी होता है। लेकिन इस साल के लिए इस नियम में छूट दी गई और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले कोई भी जो छात्र हैं वो आईआईटी के दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे। और वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने एक ट्वीट में लिखा, बोर्डो द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षा को आंशिक रूप से रद्द करने के मद्देनजर संयुक्त नामांकन बोर्ड ने इस बार जेईई एडवांस 2020 पास छात्रों के लिए प्रवेश मानदंडों में छूट देने का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे पात्र उम्मीदवार जिन्होंने 12वीं कक्षा की जो परीक्षा है पास की है वो दाखिला लेने के पात्र होंगे और उन्हें मिले अंकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब बात कोविड-19 की। भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन उससे भी तेजी से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी रेट करीब 63% है। सक्रिय संक्रमण के मामलों की बात करें तो 3,58,692 संक्रमण के जो मामले हैं वो सक्रिय हैं, जबकि 6,53,750 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 से मौत की अगर बात करें तो 26,273 मरीजों की मौत हो चुकी है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह तक मिनी लॉकडाउन लागू हो गया। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं जारी हैं। दरअसल यूपी सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया था कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर सप्ताह वीकेंड पर लॉकडाउन होगा। इन 55 घंटों की पाबंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह से मुक्त किया गया है। इस दौरान जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को नियम बनाने की छूट दी गई है। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट डीडी डिलाइट्स की। आप इसका आनंद लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।